नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, मेरे साथ है सुप्रभुजीत सिंह जी और हम दोनों यही चर्चा कर रहे थे कि जो लंबे रकबे के किसान हैं, ख़ास करके सोहागपुर, पिपरिया, नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा वाले क्षेत्र के जो किसान हैं और लंबे रकबे के किसान हैं, ये इन किसानों के साथ क्या होता है, लंबे रकबे में बहुत से किसानों ने मेरे से कहा है कि एवरेज हमारा 16-17 कुंटल एकड़ से कम आता है। तो हम दोनों यही चर्चा कर रहे थे क्यों आता होगा धान वाले किसानों का। तो प्रभुजीत सिंह जी ने एक ऐप बताया, उस ऐप के हिसाब से जैसे अपने यहाँ क्या है कि जो गेहूँ लगता है ना, विदेश में दो प्रकार का गेहूँ लगता है, एक हाँ। स्प्रिंग बीट और एक विंटर बीट। हाँ। अपने यहाँ जो लगता है उसको स्प्रिंग बीट बोलते हैं। हाँ। उस हिसाब से ना इस ऐप में अपन स्प्रिंग बीट सेलेक्ट करते हैं। स्प्रिंग बीट का मतलब क्या मेरी जो भाषा में? पतझड़ वाला, जो कम समय में मतलब गेहूं होता है, अपने यहाँ कम ही समय में हो गए, क्योंकि विदेशों में तो 8-8, 9-9 महीना ठंड पड़े है तो वो गेहूं उतना समय लेगा। अपने यहाँ 4-5 महीना ज़्यादा है। हाँ। इतने में खेल हो जाता है। तो अपन स्प्रिंग बीट इसमें लिख देंगे। हाँ, स्प्रिंग बीट ही अपन लिखेंगे। वहाँ भी स्प्रिंग बीट होता है, दो टाइम के होते हैं वहाँ भी। ये स्प्रिंग बीट अपन ने सेलेक्ट किया। इसमें ये देखना चाह रहे हैं, ये अपने यहाँ के हिसाब से नहीं बताता है, ये बताता है कि मतलब अपन ने 1 एकड़ में मान लो 30 कुंटल निकालना है गेहूँ। हाँ, 3 टन। हाँ, 3 टन अपन उदाहरण बताए, उस हिसाब से ये बताता है कि 3 टन अनाज पैदा होने के लिए कितना मतलब अपने जमीन से खाद निकल रही है। तो कौन कौन से तत्व कितने कितने बता रहा है? पर एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं हाँ, कि पर एकड़ के हिसाब से। कौन कौन से कितने कितने जैसे बता रहे हैं? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन 100 किलो जा रहा है। 100 केजी 3 टन के लिए जा रहा है। 36 किलो 600 ग्राम जा रहा है फास्फोरस, और 76 किलो 500 ग्राम जा रहा है पोटेशियम, और 12 किलो सल्फर, और मैग्नीशियम जा रहा है 14.840 ग्राम। कैल्शियम जा रहा है 5 किलो 300 ग्राम। ऐसे बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, आयरन, बोरोन, इनका भी बोल दो ना, कितना जिनका तो पॉइंट में है बिल्कुल। कॉपर जो है 0.05 है, मैग्नीज है 0.36, और जिंक है 0.028, फिर बोरोन है 0.41, और आयरन जो फेरस होता है वो है 0.59। तो ये इतना मतलब अपना खेत में से 3 टन अनाज पैदा करने के लिए खाद जा रहा है। और अपन सोचो, अपन हर साल कितना दे रहे हैं? अपन सिर्फ 2 चीज़ें ज़्यादा देते हैं, यूरिया दे रहा है या फास्फोरस दे रहा है, DAP वाला। पोटास भी कोई किसान नहीं देता है, नहीं तो ज़्यादातर देते ही नहीं। सही भाई साहब, ये ऐप ये बता रहा है कि आपको 30 कुंटल अगर गेहूं पर एकड़ पैदा करना है तो ये जो चीज़ें मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मेन जो न्यूट्रिएंट्स है वो इतना उठता है, उस हिसाब से अपन कुछ डालते ही नहीं है। पोटास तो हम खुद नहीं डालते हैं हमारे खेत में, उसके बाद में 20 से 22 कुंटल एकड़ तक उत्पादन ले लेते हैं। तो हम आज की वीडियो में चर्चा इसी बात पे करेंगे कि हमें पूरी गेहूं की खेती बुआई से लेके स्प्रे और खाद मैनेजमेंट और ख़ास करके पानी का मैनेजमेंट किस तरह से करना है। तो जो किसान अपने गेहूं का 15, 16, 18 कुंटल एकड़ उत्पादन ले रहे हैं, वो 24 से लेके 30 तक कैसे जा सकते हैं। देखो भाई, सुप्रभुजीत सिंह जी ने एक बात और बताई है कि फ्लैग लीफ के समय नैनो DAP का स्प्रे अगर हम करते हैं तो वो फ्लैग लीफ के समय बहुत कारगर है, और उसके साथ में क्या जिंक और अपना पोटास, हाँ, और बोरोन इनका स्प्रे भी करना ज़रूरी है। और DAP जो नैनो DAP है वो 500 ml एकड़, और पोटास और DAP हो गया। DAP में अपने को नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की भी कुछ मात्रा फ्लैग लीफ पर हरे भरे रखने के लिए होती है। और बोरोन 80 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि वो फिर टॉक्सिटी बताता है। हाँ, दिक्कत कर देता है। हाँ, कम ही डालो उसको। तो सही है, इतना अपने को मिलाना। और हो सके कोई किसान को HD फॉर्म वाला मिल जाए 0050 तो वो बेहतर है। वो क्या है कि नैनो पार्टिकल होते हैं तो वो रिएक्शन भी कम करेगा। HD फॉर्म वाला जी, और सस्ता भी पड़ेगा वो 200। वो मेरे हिसाब से
आपने पिछले साल क्या स्प्रे करके मैंने देखा तो था? यही किया, नैनो डीएपी को और पोटास। तो आपको अंतर समझ में आया? हाँ समझ तो आया है, पौधे की चौड़े हो जाते हैं पत्ते, दाने जो थे वो मोटे थे दाने। और एवरेज में भी अंतर आया? एवरेज तो कई कारण पे निर्भर आपने है। अधिकतर जो जमीन थी उसमें क्या एवरेज लिया? हमने अधिकतर तो जैसे हमने 10 एकड़ का प्लॉट था, हमने उसमें बहुत मतलब अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, 2-3 स्प्रे किए, वो खाद और जैम वगैरह सब डाला, उसमें हमें 24 कुंटल एकड़ का मिला था। और बाकी की ज़मीन जिसमें नहीं डाला उसमें? बाकी की ज़मीन में जिनमें 17-18 कुंटल ही रह गया था, सिर्फ उनमें स्प्रे ही नहीं करे थे और खाद वगैरह तो डाली थी। मतलब 2 स्प्रे करने से या 3 स्प्रे कितने करे थे? हमने जो 10 एकड़ में प्लॉट में ट्रायल किया था उसमें हमने 3 स्प्रे किए थे। 3 स्प्रे करने से आपने 6 कुंटल एकड़ की वृद्धि कर ली। हाँ। और इतने के तो स्प्रे करे नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बोरा के पैसे लगे होंगे गेहूँ के। इतना भी नहीं लगते, 2 बोरा भी ज़्यादा हो जाता है पर खर्चा, वो इतना नहीं आता है। अब जैसे नैनो डीएपी आपको 600 रुपये की मिल जाएगी, वो हर स्प्रे में नैनो डीएपी डालना नहीं है, सिर्फ एक ही में डालना है। वो पोटास जो है 250-300 रुपये की मिल जाएगी, वो हो गई अपना 1000 रुपये समझ लो। ये हो गया 100 रुपये का बोरान समझ लो, और 100-200 रुपये के जिंक समझ लो। मतलब 1500 के करीब अपने एक स्प्रे का है ये न्यूट्रिशन का। साथ में चिपको भी जरूर है। 15 या 4500 रुपये का स्प्रे करके अपन 6 बोरा की वृद्धि कर सकते हैं। आपकी जो बीज दर थी वो पर एकड़ में क्या रहती है? बीज दर हमारी 1 कुंटल से ज़्यादा थी, क्योंकि हम सूखे की बुआई थी, पलेवा करके? पलेवा वाली थी, हम बिना बखरनी वाली करते हैं, हम सीधे डायरेक्ट बोते हैं, तो हम उसमें बीज ज़्यादा ही डालते हैं। हाँ। कुछ भी। और गहराई क्या थी बीज की? गहराई मतलब 2-3 सेंटीमीटर थी अपनी, इतनी गहराई थी। अब नापी तो है। हाँ, अंदाजन। और पहला पानी कितने दिन बाद दिया था? वो 18-19-20 दिन के करीब था वो। अगली बार से ये काम यही करना पूरे। मगर जो पहला पानी दोगे वो आप देना 24-25 दिन के बाद। अच्छा। फिर आपको और फायदा होगा। क्या होगा उसका कारण क्या है? उससे ये रहता है कि जो जड़ रहती है, एक तो अपन गेहूं बोते हैं जब जड़ बनती है ना, और उसके 20 से 24 दिन के बाद वो गेहूं में एक दूसरी जड़ निकलती है, क्राउन रूट। इतनी दूरी से क्राउन रूट बोलते हैं उसको। वो जड़ जितनी अधिक होगी, जितने अधिक उसमें कल्ले होंगे जड़ में, उतने अधिक ऊपर कल्ले चलेंगे मेरे गणित के हिसाब से। तो उस टाइम पे अगर अपन जड़ बनते समय पानी दे देते हैं तो या तो वो हिलती है, क्योंकि वो गेहूँ भुरभुरा रहता है, तो पानी देते तो मिट्टी हिलती, या तो वो हिलती है, या ज़्यादा पानी भरा जाता है तो वो जड़ डैमेज हो जाती है। तो उस तरह से सही समय पे वो कल्ले नहीं बना पाती। तो वो पानी अपने को, वो जड़ का जो बनने का टाइम है वो सही समय चुका के पानी देना है। जब जड़ परिपक्व हो जाए तब पानी दे दो, तो उससे बहुत बेहतरीन कल्ले चलते हैं। और उस टाइम पे जो अपन यूरिया डालते हैं पहले पानी पे, उसको थोड़ा कम कर दो वो यूरिया को। और तो वो जो पानी अपन पहला दे रहे हैं उस टाइम पे यूरिया मान लो 1.5 बोरी या 2 बोरी एकड़ कर लो, और आपको लग रहा है कि आपके खेत में पानी भरा रहा है, बहुत ज़्यादा भरा के चल रहा है, तो उस टाइम पे मैग्नीज़ आप यूरिया में मिला लो, है ना। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पानी भरा नहीं रहा है, अपन पानी दे रहे हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट यूरिया में मिला लो। और यूरिया अपन तो धान वाले किसान हैं, कीट पतंगे ज़्यादा रहते ही होंगे, तो यूरिया जो आप छिड़काव कर रहे हो उसमें आप फंगीसाइड भी मिलाएं, और उसमें आप कीटनाशक भी मिलाएं, और बीज उपचार भी ज़रूर से ज़रूर करें। इससे टिलरिंग आपकी जो है वो बढ़ेगी। और इसके बाद में स्प्रे की भी मेरे को याद आएगी, तो मैं स्प्रे के बारे में वो भी बताऊंगा। फ़िलहाल भाई साहब ने भी स्प्रे के बारे में बहुत कुछ बताया है।